बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। हंसता मुस्कुराता शो का आगाज़ मैंने इसलिए किया, साल का पहला दिन है और ये दुआ है कि आप भी हंसते मुस्कुराते रहें। उम्मीद के साथ इस साल का आगाज़ करें। दिल में जितनी भी ख्वाहिशात हैं, जितने भी अज़्म हैं, सब के लिए भाग दौड़ करें, लगन के साथ काम करें, मेहनत के साथ काम करें। अल्लाह ताला खुशियाँ आपकी नसीब में करे, बरकतें आपकी ज़िंदगी में लेकर आए। इसके लिए हमारी नीयतें बड़ी मैटर करती हैं। ख़ुद हम हमारे दीन के मुताबिक जो चीज़ें कुछ हमें जिस पे कोई दो राय नहीं है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है जी। तो नीयत अच्छी रखेंगे, अपने काम के साथ साथ दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। सिर्फ ये चीज़ सोच लें, इस साल का अज़्म ये कर लें कि हमने किसी को परेशान नहीं करना, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी है। यकीन माने ये ज़िंदगी का वो फार्मूला है जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बना देता है, जो आपके रास्ते बना देता है। अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों के लिए कुछ सोचना शुरू करें, आपके काम खुद ब खुद अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। ये तो था जी नए दिन का आगाज़, नए साल का आगाज़। तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे। सेहत है तो सब कुछ है। आपकी तबीयत अच्छी होती है तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। आप ज़िंदगी के तमाम काम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अगर तंदुरुस्ती है। तो शुक्र अदा कीजिए उस रब्बे करीम का जिसने सेहत वाली ज़िंदगी दी है। यकीन मानिए ये दौलत, ये शोहरत किसी काम नहीं आती अगर आपके पास सेहत नहीं है। पैसा किसी काम नहीं आता अगर आपके पास सेहत नहीं है। मैंने बड़े बड़े अमीर लोग देखे हैं अस्पतालों में पड़े हुए, बेबसी और लाचारगी में। आपके उस टाइम पैसे भी काम नहीं आ रहे होते जब आप किसी तकलीफ़ में या बड़ी बीमारी में मुब्तला होते हैं। तो मत किसी अमीर को देखकर, मत किसी दौलतमंद को देखकर ये सोचें कि हमारे पास ये क्यों नहीं है। अल्लाह ताला ने जो आपको सेहत दी है, जो तंदुरुस्ती दी है, वो बहुत बड़ी ज़िंदगी की नेमत है। तो अपने मालिक का शुक्र अदा करें कि आप के पास ये दो हाथ हैं, ये दो आंखें हैं, दो पाँव हैं, आप चलते फिरते हैं, इस दुनिया को देख सकते हैं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। शुक्र है अल्लाह पाक का। हम सब अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस अपनी ज़िंदगी पर, अपनी नेमतों पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह की तकसीम पे राज़ी होना सीख लें। यकीन माने बेतहाशा बरकतें आपके नसीबों में होंगी। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जी। नज़ला, ज़ुकाम और इसके साथ साथ सांस के मसाइल। ये सांस है तो ज़िंदगी चल रही है जी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर करते रहते हैं जी। अब वो क्या है हमें नहीं पता होता कि जी हम दमा का शिकार हो गए हैं, डिफरेंट टाइप की एलर्जीज़ हैं वो हम पर अटैक कर रही हैं क्योंकि हम टाइम नहीं निकालते कि डॉक्टर के पास जाएं। मुसलसल खांसी रह रही है तो समझते हैं जी नॉर्मल खांसी है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लें, खुद ब खुद ठीक हो गई, 4 दिन ठीक हुई, 5 दिन ठीक हुई, दोबारा से वो सिचुएशन होना शुरू हो गई। बट आप सीरियस नहीं ले रहे। बच्चों में, बड़ों में एलर्जी के मसाइल। कुछ लोगों को किसी स्पेसिफिक स्मेल से एलर्जी होती है, खांसी आना शुरू हो जाती है, आंखों में सुर्खी आना शुरू हो जाती है। फ्लू अगर हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, तो इसको किस कदर सीरियस लेना चाहिए। बच्चों में फ्लू वैक्सीन की अहमियत, कब लगवानी चाहिए, बहुत सारे सवालात। चेस्ट इन्फेक्शन के हवाले से अगर आपको बार बार ठंड लग रही है तो ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। टेलीफोन लाइन हमारी ओपन हो चुकी है जी, आप कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जी। हमारे साथ डॉक्टर इरफान मलिक साहब मौजूद हैं जी, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू ठीक सो ठाक मच। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और हम सबको अपने ज़मान में रखे जी। आमीन सुम आमीन। डॉक्टर साहब कोई रेजोल्यूशन होता है नए साल पे, कुछ सोचते हैं कि हमने मैंने भी ये करना है? हाँ एग्जैक्टली। हमेशा और उसके बगैर ना बेमकसद सी जिंदगी लगती है ना। बिल्कुल। साल का भी और दिन का आगाज़ भी जो है ना वो एक नए रेजोल्यूशन के साथ होना चाहिए। साल का तो लाजमी मेरे ख्याल में हर दिन को भी एक टाइम टेबल के मुताबिक गुजारते हैं तो वो दिन सही गुजरता है। ये तो बेशक ऐसे ही है जी। अच्छा जी, आज का टॉपिक है हमारा फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम। डॉक्टर साहब अगर ये बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ लोगों को तो मुसलसल मेडिसिन खाई, 8-10 दिन ठीक रहे, 5 दिन ठीक रहे, दोबारा से वो सिचुएशन होना शुरू हुई। ऐसा क्यों रहता है? देखिए कुछ तो इसकी एक फॉर्म है जिसको हम कह सकते हैं कि एलर्जी है। कुछ लोग जैसे हमारे सांस की एलर्जी हो तो उसको हम अस्थमा कहते हैं। इस तरह नाक की भी एलर्जी होती है, उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं कि उनको इस सीज़न से स्पेसिफिकली जो सीज़न अभी चल रहा है विच इज़ ड्राई, बहुत ड्राई सीज़न है, बहुत ठंडा सीज़न है और स्मोक के साथ मिक्सचर है, ये उनके अपर एयरवे को
ट्रिगर कर देते हैं, उससे उनमें ज़ुकाम वाली अलामत हो जाती ये है। मुसलसल नाक से पानी बहना, जी, मुसलसल पानी बहना और फिर गले में केरा गिरना, ये उसकी सिम्टम होती हैं। और ये अगर आपको बार बार हो रहा है तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ वायरस की वजह से है, ये एक एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अलग एग्जिस्ट करता है। ये बीमारी होती है कोई? हाँ जी बिल्कुल, इसको हम बीमारी कहते हैं। ठीक है, ये बीमारी होती है, इसका मुसलसल आप बच्चों में, बड़ों में, ये किसी एज में भी हो सकती है? ये किसी एज में भी हो सकती है बच्चों में। और देखें, ये याद रखें कि एलर्जी, जिसको हम उर्फाम में एक वर्ड यूज़ करते हैं, एलर्जी क्या है? एलर्जी आपकी किसी भी ट्रिगर से होने वाली कुछ अलामत हैं। अगर वो स्किन में होती है तो स्किन में खारिश शुरू हो जाती है कुछ लोगों को, जिसको अर्टिकेरिया कहते हैं। अगर वो अपर एयरवे में होती है तो वो छींके, केरा गले में गिरने का उसका अलामत होती है। अगर उससे नीचे चले जाएं तो खांसी, सांस में सीटियों की आवाज़ का आना, चलने से सांस का फूलना, जिसको हम आम अल्फाज में दमा कहते हैं, ये एलर्जी ही की मैनिफेस्टेशन है। दमा क्या होता है जी? अब ये कितना खतरनाक है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उन्हें दमे की बीमारी है या दमे की शिकायत है। अब कुछ लोगों को पता भी होता है, वो छुपा के रखते हैं। डॉक्टर साहब, छुपाना चाहिए? बेसिकली दमा है क्या? देखिए, दो बीमारियां रेस्पिरेटरी सिस्टम में बदकिस्मती से ऐसी हैं जो हम जिनका नाम सुनना नहीं चाहते। दमा इज़ वन ऑफ देम। हम एलर्जी से सेटिस्फाई हो जाते हैं और जब हम दमा किसी पेशेंट को बताते हैं तो वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, डॉक्टर साहब ये तो कुछ नहीं है। का भी प्रेशर बिल्कुल, ये एक टैबू बच्ची है। अगर है, अच्छा हो दमा है इसको। एग्जैक्टली, ये टैबू है। और दूसरा टीबी। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो अगर स्पेसिफिकली किसी फीमेल, किसी बच्ची को कह दी जाए उसके मदर फादर के सामने, तो वो बिल्कुल ही जो है ना, वो ऐसे होते हैं जैसे समझ लें कि वो मर गए हैं किस्म के, कि ये क्या बीमारी कह दी। हालांकि टीबी क्योरेबल है, दमा कंट्रोलेबल है। यानी हम कभी नहीं समझते कि अगर आपने इन दोनों बीमारियों का अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो गया है तो वो पूरी लाइफ रहेगा? हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन। देखिए, दमा पूरी लाइफ रहेगा अगर तो वो यहाँ इस जैसे शहर में रहेगा तो रहेगा। अगर किसी ऐसी जगह चला जाए जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो तो हो सकता है उसका ट्रिगर कम हो जाए। तो दमा एक अच्छा वर्ड है। आई लाइक दमा वर्ड इन द सेंस कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दमा दम से है, इसको ना दम नाल है, इट कंटिन्यूस, ठीक। लेकिन जब आप दवाई शुरू करते हैं तो यूजुअली ये कंट्रोल हो जाता है, यानी ये हमारे लिए खतरनाक बीमारी कतन नहीं है। जी, कॉलर है हमारे साथ सरदार महबूब, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरफान मलिक साहब, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी और सिटी 42 का कि एक ये जो आजकल का बड़ी क्रॉनिक किस्म की जो और हर घर में ये बीमारी फैली हुई है, ये नज़ला, खांसी, जुकाम, और इसके इलाज के लिए मुख्तलिफ वैक्सीन भी आई हुई हैं मार्केट में। एक तो ये बताएं कि कौन सी वैक्सीन या शॉट सबसे बेहतर है, क्योंकि मेरे दोस्त बाहर से, मेरे अजीज बाहर से आते हैं तो कहते हैं जी हम तो शॉट लगवा के आए। तो यहाँ जो है चाइना की अक्सर जो है ना वो शॉट्स मिलती है। ये बताइए कि सबसे अच्छी कौन सी है और घर में कौन सी ऐसी कुछ चीज़ या ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए कि बच्चों को, बड़ों को वो थोड़ा थोड़ा जो है ना देनी चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। ठीक सर, आपके वक्त का शुक्रिया, बट सिर्फ ये बता दें सर, हम खुद से मेडिसिन दे सकते हैं? अच्छा, कुछ फिर तो हम हमें, सवाल की कुछ तरफ तो से। हम चीज़ें दे सकते हैं, कुछ हम नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए, एक माँ को पता होना चाहिए कि बच्चे को बुखार है तो वो पैरास्टामोल देती है ना, तो वो उसको अलाउ है कि वो पैरास्टामोल दे सकती है, यहाँ पे भी, अब्रॉड भी। एंटीबायोटिक शुड नॉट बी यूज्ड टिल डॉक्टर रिकमेंड। ये तो मेरी आपके जो तवज्जुह से प्लीज़ गवर्नमेंट से अपील है कि एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना दी जाए, इसको तो ये पल्ले बांध। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है इनका, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड आपके, आज पहला दिन है साल का, कि यार हमारे लोगों में आज कितना साल हो गया हमें, हाँ, शऊर है। दिस इज़ वेरी गुड। वैक्सीनेशन होनी चाहिए जी। सवाल है कि वैक्सीनेशन कौन सी अच्छी है, तो दो मेजर कंपनियां पाकिस्तान में वैक्सीनेशन लेके आती हैं, और उनका एक का नाम इन्फ्लोवैक है, एक का नाम वैक्सीग्रिप है। दोनों रिलायबल हैं, और ये याद रखें, ये वैक्सीनेशन जो बनाई जाती है ये किसी भी रीजन के लिए, यानी एशियन रीजन के लिए स्पेसिफिक वैक्सीनेशन होती है। अगर आप बात करेंगे यूरोप की तो उसकी स्पेसिफिक वैक्सीनेशन होती है। किस सीज़न में लगानी चाहिए, दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम समझते हैं कि मौसम के चेंज होने पे इसको लगाना चाहिए, जिसको अक्टूबर नवंबर में कहते हैं। अब अनदर क्वेश्चन इनके माइंड में आया था, डॉक्टर साहब फिर हम लेट हो गए। लो, आई विल नॉट से कि आप लेट हो गए। अगर आप अभी भी लगाएंगे तो आप अगले 6 महीने से 8 महीने में आपने आपको उससे सिक्योर कर सकते हैं। वैक्सीनेशन एक्सट्रीम ऑफ एज बच्चों में मेरे लिहाज से मैंडेटरी है। बच्चों, आप देखें, जो भी बच्चा स्कूल जाता है वो फ्लू कैच करता है, और घर में बच्चा ही
जो दादा दादों को जो है ना फ्लू ट्रांसफर करता है। इसके अलावा जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, जिनको सांस का मसला है जिसको हम दमा कहते हैं, जिनको COPD का मसला है जिसको स्मोकर अस्थमा कहते हैं, जिनको गुर्दों का मसला है, जिनको जिगर का, जिनको दिल का मसला भी है, उनके लिए भी मैं सिर्फ फ्लू की बात कर रहा हूँ। एक और वैक्सीनेशन भी होती है, ये वैक्सीनेशन जो है ये मैंडेटरी लगानी चाहिए। ठीक हो गया अच्छा, जी। अगला सवाल इनका था कि जी मेडिसिन कौन सी देनी चाहिए। तो जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं, जिसमें लोराटाडीन है, मैं उनका जेनेरिक नेम बता रहा हूँ, इस किस्म की मेडिसिन आप 2 से 3 दिन तक उसको दे सकते हैं। एंटीबायोटिक आई विल नॉट रिकमेंड। 3 दिन में अगर आप एंटी एलर्जी ले रहे हैं हाँ सुबह जी, शाम तो फर्क बिल्कुल पड़ जाता है। फर्क पड़ता है। चलिए जी, आप ये ले सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं जी, सॉरी जी, हमदान साहब। हमदान साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम जी सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड को दमे की शिकायत है, तो उनके गले से ना रेशा गिरता है एकदम रात को सोते वक्त, और नाक बंद रहता है, एकदम से उनको उल्टी आ जाती है। 15-20 साल से मेडिसिन खा रहे हैं तो उनको वो फर्क मेडिसिन शूट नहीं करती। एज क्या आपके हस्बैंड की? उनकी 55 साल है, 50 से 55 साल। स्मोकिंग तो नहीं करते वो? नहीं, वो नहीं करते, कुछ भी नहीं है। और इनहेलर वगैरह का इस्तेमाल कुछ करते हैं? आपने दमा जैसे कहा। हाँ जी, हिलर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपको बताते हैं जी। अच्छा, मैं ज़रा रिपीट कर लूँ। क्वेश्चन ये है कि उनको केरा गले में गिरता है। हाँ जी। देखिए, और मैंने दमे का मसला भी है। हाँ, ये दोनों चीज़ें ना, इसको कहते हैं वन एयरवे वन सिस्टम थ्योरी। वट एवर इज गोइंग ऑन हेयर, जो कुछ यहाँ हो रहा है उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे लंग्स पे भी हो रहा है। तो ये एलर्जी ही की मैनिफेस्टेशन है। इसका मतलब है वैक्सीनेशन इज द जो प्रिवेंटिव मेजर जो उनको करवाना है। इसका मतलब है कि नेजल स्प्रे इनको यूज़ करना है। इसका मतलब है कि इनहेलर इनको रेगुलर यूज़ करना है। ये दोनों सिस्टम को, यानी अगर आप यहाँ पे नेजल स्प्रे यूज़ करें, अगर आप इनहेलर यूज़ कर रहे हैं, दोनों को इकट्ठा ट्रीट करेंगे तो ये कंट्रोलेबल डिजीज़ है। अगर आप किसी एक सिस्टम को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, लाइक आपने सिर्फ इसको ट्रीट किया और इसका इलाज नहीं किया, तो ये पेशेंट स्टेबल नहीं होगा। इसको हमारी ज़बान में एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस्ड एस्थमा का वर्ड कहा जाता है, जो जिसकी ये बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो इसके लिए आपको क्या मुसलसल अपने डॉक्टर से राब्ते में जी भी बिल्कुल बिल्कुल। और प्राइमरली ये लेकिन ना डोमेन थोड़ा सा ये सेंसिटिव मैटर है, हाँ आपके जी। लंग्स का इशू है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से कोई 15 दिन बाद, कोई 20 दिन देखिए, बाद, जब हम किसी भी शख्स को एस्थमा लेबल करते हैं, मैं आपको टेक्निकल पॉइंट बता दूं, तो उसको आफ्टर एवरी 4 वीक्स अपने डॉक्टर से रजू करना है। हाँ, क्योंकि एक चीज तो समझ जी लें बिल्कुल, क्योंकि 4 हफ्ते बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है। या हम स्टेप अप करेंगे, सॉरी 3, या मेंटेन करेंगे या स्टेप डाउन करेंगे। Exactly. ये हम ही कर सकते हैं। हाँ, तो फिर patient को डॉक्टर ने नहीं आपकी करें। डोज देख के मैनेज बिल्कुल, करनी है ना, वो हम खुद से नहीं डिसाइड कर सकते हैं। हमारे साथ जी कॉलर हैं जी, उनकी तरफ चलेंगे। सुहेल साहब, सुहेल साहब बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल कीजिए। जी, मेरा नाम है सुहेल भट्टा और मैं लाहौर से हूँ। मैंने 15 साल टीचिंग की, मुझे कभी फ्लू नहीं हुआ। अब मैं ना लोहे का काम करता हूँ, मुझे डस्ट पड़ती है जिससे मुझे ना जुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, और पता नहीं लगता किस वक्त तक खांसी आनी है और कब तक खांसी आनी। मैंने बहा दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली हैं। ठीक ठीक है, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं जी। डॉक्टर साहब 15 साल से ये कह रहे हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है, या 15 साल से नहीं था? सवाल जो इन्होंने किया वो यही है। यही किया बिल्कुल। हाँ, सो ये वही सिम्टम्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, फ्लू जो हो रहा है और हो क्यों रहा है, बात एक मैं आपको और बताऊं, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग इन लाहौर फॉर लास्ट 13 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये ट्रेंड मैं चेंज होता देख रहा हूँ। कोविड के टाइम पे शायद हमारा बाहर निकलना कम हुआ, डिजीज़ कुछ कम हुई, लेकिन अब बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हमारी जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं वो बिलीव मी ऑन राइट बढ़ती जा रही हैं। बिलीव मी। और आपको मैं बताऊं कि कोई हमारा डे जो है ना वो पेशेंट फ्री हमें नहीं मिल रहा। ये अनफॉर्चुनेट है और इसमें हमें सोचना चाहिए मिनासल कौम। तो फिर ट्रीटमेंट वहीं पे आ जाती है कि आपको अगर ये अलामत हैं जो बार बार मैं सुन रहा हूँ, तीनों कॉलर्स की जो अलामत में एक स्टैंडर्ड अलामत हैं, उसमें अपर एयरवे ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन ये हर किसी को क्यों नहीं हो रहा? जिन लोगों की फैमिली में ये टेंडेंसी होगी उनमें प्रोबेबिलिटी है कि ये अलामत ज़्यादा हो ये जाए। जेनेटिक है, अगर आपके Yes, पेरेंट्स में ये चीज चल रही है। एग्जैक्टली 80% इसमें जेनेटिक्स रोल है। रेस्ट जो रोल है वो इन्वायरमेंट का आता है, या कोई भी ट्रिगर हो सकता है। लाइक बाज़ औक़ात कुछ लोगों को परफ्यूम से हो सकता है, कुछ को सोप से हो सकता है, कुछ को डस्ट से हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो इन इलामात को बढ़ाते हैं। तो अगेन वैक्सीनेशन अलॉन्ग विद नेज़ल स्प्रे। अगर खांसी, सांस में सीटियों की आवाज़, चलने से सांस का फूलना या सांस की तंगी, रात को या अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं, तो फिर आपका इनहेलर एड ऑन हो जाता है इसमें। ये मैंने डॉक्टर साहब से, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आके जो सांस में सीटियों की आवाज़, सीढ़ियाँ चढ़ना, 2-4 स्टेप आप चले तो आपका सांस बंद होना शुरू हो जाता है, सांस फूलना और तेज़ होना शुरू हो जाता है। ये कितना खतरनाक है, इसके लिए करना क्या है? ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। सो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर इरफान मलिक साहब पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। सांस से रिलेटेड कोई आपके मसाइल हैं, एलर्जी से, फ्लू अगर आपको मुसलसल रहता है बच्चों में बड़ों में, ये बहुत ख़तरनाक है जी, इसको इग्नोर मत कीजिए। और कॉलर है हमारे साथ, मैं उसकी तरफ चल रही हूँ जी। फरीदा साहिबा क्या पूछेंगी? जी डॉक्टर साहब, मुझे 10-15 साल हो गए हैं, मुझे नज़ला ज़ुकाम एलर्जी है और वो नाक बंद रहती है, रोज़ाना पैक्सेज और पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ लेती रहती हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। आर्जी दवाई से फिर ठीक, ठंडे पानी से भी हो जाता है, नॉर्मल पानी पीती हूँ उससे भी हो जाता है, मूली गाजर हर चीज़ से मुझे ना नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। अच्छा, आपको गले में भी सुनिया केरा गले में गिरता है? आपको नाक से कोई हाँ चीज जी, केरा भी गिरता है। और ज्यादा ये प्रॉब्लम रात को होता है? रात को भी और सोने के वक्त ज्यादा होता है और सुबह उठते भी होता है, छींकें सुबह उठते ही आने लग पड़ती हैं, हवा हालत जैसे भी होता है। साथ खांसी भी आती है आपको? हाँ जी, पानी से भी हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, रात सारी नाक बंद रहती है। ठीक है, आप आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। मुझे ये इन्होंने कहा मूली गाजर से भी एलर्जी है, हो सकता है, उसकी मैं वजह बता। अच्छा देखिए, मूली गाजर से एलर्जी नहीं है, ये जो हमारी है ना एस्थमा या कफ का ताल्लुक स्टमक से बहुत गहरा है। अच्छा, वो चीज़ें जो स्टमक में तेजाबियत करती हैं वो कफ को एग्रीवेट कर सकती हैं। ओके। सो ये स्टमक जब उसमें गैस से डिस्टेंशन होती है, जो कि मूली से हो सकती है, वो रिफ्लक्स करता है, एसिड ऊपर आता है और वो कफ का बायस बनता है और वो गला खराब करने का बायस बन सकता है। ये एक इनडायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन बाकी बात अगेन वही आगे जो हम पहले कॉलर से शुरू कर रहे हैं जी। सो अगर ये रिपीटेडली हो रहा है, देखिए उसमें कहीं पे वो फीवर का जिक्र नहीं कर रही, फ्लू का नहीं कर रही, इसका मतलब है ये एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है। अच्छा, अब ये आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है, यानी आपको अगर बुखार के अलावा ये सब चीजें रह रही हैं, मुसलसल रह रही हैं, तो ये एलर्जी है। और देखिए 15 साल से हो रहा है। अभी हमने थोड़ा सा और डिग आउट करते तो वो उन्होंने ये हमें कहना था कि सर हम कभी बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। इसका सीजन से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। ये जो सीजन जो अभी चल रहा है, बदकिस्मती से बारिशें हमारी नहीं हो रही, तो इस वजह से ड्राई कोल्ड स्मोगी सीजन जो हमारा है, ये ट्रिगर है। देखिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरह का अल्लाह ताला ने डिज़ाइन नहीं किया हुआ कि इतनी ड्राई कोल्ड, और अभी भी स्मोग है अल्हम्दुलिल्लाह कि कम है, लेकिन वो ट्रिगर करती हैं। और ये पेशेंट जो हैं ये थ्रू आउट दी सीजन में रिपीटेड स्नीजिंग, छींकों, केरा गले में गिरना, और फिर उसके बाद हमने जैसे पहले बार बार बता रहे हैं कि ये वन एयरवे सिस्टम है, नीचे जाएगा, खांसी की आवाज़ आएगी और फिर सांस में सीटियों की आवाज़ आना शुरू होगी, और दोनों चीज़ों को आप साइड बाय साइड ट्रीट करेंगे तो कंट्रोल आप हो जाते हैं। रिमेंबर, वैक्सीनेशन इसमें भी मैंडेटरी है। ये नहीं कि वैक्सीनेशन इसमें नहीं करानी, तो वैक्सीनेशन इस डिजीज़ में भी मैंडेटरी है करवाना। ये बहुत ज़रूरी है जी, अगर आप थोड़ा सा अपनी इस बीमारी को कंट्रोल हो जाएगी ना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये सांस में सीटियों की जो आवाज़ आती है, ये क्या एक्सट्रीम इलामत है दमे की? अच्छा दी, दमे की 4 अलामत हैं। खांसी, सांस में सीटियों की आवाज़ का आना, चलने से सांस का फूलना या सांस में तंगी। इन अलामत में से कोई एक या एक से ज़्यादा अगर आप में होती हैं, रात को अर्ली मॉर्निंग किसी सीज़न में हो और कभी आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ लें कि आप एस्थमा का शिकार हो चुके हैं, जिसको हम दमा कहते हैं। इसको ज़रा समझ लें इस पॉइंट को, बिकॉज हमारे मरीज़ अक्सर हमारे पास आके कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो एलर्जी है, पिछले 10 साल से है, इलाज वो दमे का ही करवा रहे होते हैं। उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये अलामत दमे की अलामत हैं और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर इलाज करवाएं, जैसे मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, तो हम अब अपने ट्रीटमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हैं। हमारे पास सारा इंटरनेशनल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ही इलाज मुमकिन है। देखिए बिल्कुल, और इसकी जो मेडिसिन, ये एक और अदर सवाल आपने जो हमसे पूछते हैं, मरीज़ को जब हम मेडिसिन देते हैं हम उन्हें कहते हैं आप इनहेलर लें, डॉक्टर साहब इनहेलर लग गया तो लग गया। अब एक कॉमन क्वेश्चन, एक जवाब मैं इनको देता हूँ कि अगर आपको आंख का मसला हो तो दवाई कहाँ डालेंगे? आंख। कान का मसला होगा तो कान में। तो अगर आपको सांस का मसला है तो इनहेल करें, इनहेलर इज द ओनली चॉइस। अगर आप टैबलेट लेंगे वो आपके मैदे में जाएगी, वो आपकी अंतरियों में जाएगी, वो जिगर में जाके अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगी। तो उसकी कितनी डोज हमें चाहिए उस ऑर्गन तक पहुंचने के लिए, लॉजिक इसको एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन अगर आप इनहेलर लेंगे तो डोज आपकी उससे कई गुना कम होती है जो रिक्वायर्ड है। ये आपको समझने की जरूरत है जी। हमारे साथ कॉलर हैं जी, उनकी तरफ चलेंगे। मोहम्मद यूसुफ साहब, सवाल कीजिए। ओह, कॉल ड्रॉप हो गई है जी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग शिकायत ये करते हैं कि जब रात के टाइम सोते हैं ना, सोए ऐसे फील होता है सांस बंद हो गया, उठ के बैठ जाते हैं। ये भी आपने दमे की अलामत बताई शायद? हाँ जी, देखिए इसमें 2-3 डिजीज ओवरलैप करेंगे। ये जो केरा गले में गिरता है ना, ये रात को ज्यादा हो जाता अच्छा। है। जब ये रात को ज्यादा हो तो आपको चोकिंग फीलिंग करता है, ये जिसकी बात कर रहे थे लजिक। अच्छा। एक ये हो सकता है। सेकंड, आपको ये रिफ्लक्स हो सकता है, एसिडिटी वापस होती जाओ आप लेटते हैं।
थर्ड, आपको स्लीप एपनिया भी हो सकता है, नींद में सांस का बंद होना, जो लोग खराटे लेते हैं, जो हम बहुत सी ऐसी डिजीज है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये भी इसकी एक वजह ये हो सकती है। स्लीप एपनिया वाकई कोई सीरियस बीमारी है? बहुत ज़्यादा। देखिए, स्लीप एपनिया इज़ अ मदर ऑफ अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज, जिसमें शुगर है, जिसमें ब्लड प्रेशर है, जिसमें यूरिक एसिड है, डिप्रेशन है, लॉस ऑफ लिबिडो है, सेक्स की बात हम कर रहे हैं। ये स्लीप एपनिया जो है इसका बाइस बन सकता है और ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन ये है। उर्दू में इसको क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, लोगों को पता चल जाए कि उनको ये मसला। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है हमें उनको ट्रांसलेट करना मुश्किल हो रहा होता है ना। अच्छा, इसको उर्दू में वाकई मुश्किल वाकई है। मुश्किल हाँ, होता है, स्लीप कुछ- एपनिया में नींद में सांस का बंद होना, ये एक बीमारी नींद है में सांस का बंद जिसे होना। स्लीप एपनिया एपनिया की कहते बात हैं। करते हैं। खुदा ना खास्ता, क्योंकि व्यूवर्स माशाल्लाह हमें बड़ी तादाद में देखते हैं, लाहौर से बाहर भी देखते हैं, अगर किसी को ये है तो समझ लें ये स्लीप एपनिया है, काबिल इलाज है। हाँ जी, ये काबिल इलाज है, बिल्कुल। ठीक है। इसका इन्वेस्टिगेशन होती है, इसकी ट्रीटमेंट की जाती है, बिल्कुल पाकिस्तान में अवेलेबल है इसका। सही। मुझे लगता है कि अगर ये बीमारी है ना तो ये आगे चलती है, डिप्रेशन में वो मरीज रहता है, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन, आप सही सो ही नहीं ना सकते। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक है। देखिए, स्लीप एपनिया का जो बेसिक एक सिम्टम है जिससे वो डायग्नोज होता है, वो होता है खराटे लेना। 70 से 80% लोग ये जो है ये स्नोरिंग करते हैं, खराटे लेते हैं, और इनका प्रॉब्लम ये है कि इनकी नेक छोटी और मोटी है। अच्छा, इनका वेट ज़्यादा है, इस वजह से जब ये स्ट्रेट लेटते हैं तो ये खराटे लेते लेते एकदम इनको झटका लगता है और ये या तो उठ के बैठ जाते हैं या ये करवट ले लेते हैं। अच्छा। अब जब आपको बार बार ये उस वक्त होता है जब वो डीप स्लीप में जाने लगते हैं। अब ये पेशेंट डीप स्लीप में नहीं जाता, जब वो डीप स्लीप में नहीं जाता तो सारी कॉम्प्लिकेशन आप सोचें जो आप कह रही हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, डिप्रेशन, नेम और एवरी डॉक्टर डिजीज साहब ये मरीज तो बार बार उठता होगा, ऐसे ही होता है ना, फिर आपकी नींद भी और अच्छे बार से बार नहीं। उठता है और फिर वो बैठे बैठे सोने की कोशिश करता है। अच्छा। और वो मरीज के साथ आप अगर उससे पूछें कि आपको नींद का मसला, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी नींद का मसला तो नहीं है, मैं तो बैठे बैठे सो जाता हूँ, और बैठे बैठे सोना इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है, हाँ, सो ये एक स्लीप एपनिया इज वेरी कॉमन। ठीक है, हमारी डिजीज है। सही हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने लंग्स के साथ क्या कर रहे हैं? हमें नजर नहीं ना आ रहे। अब यहाँ पर बहुत सारे स्मोकर्स हैं, सिगरेट पीते चले जा रहे हैं, पीते चले जा रहे हैं, सांस के मसाइल भी हो रहे हैं, हम नहीं उस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते हैं क्योंकि हमें ये नॉर्मल लाइफस्टाइल लगता है। इस पर बात करते हैं, सईद साहब हैं जी, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये था कि अभी फ्लू की वजह से मेरे ना कान बंद हो गए थे, और अभी तक मेरा ना लेफ्ट कोई 12 दिन से कान बंद है और आवाज़ नहीं आ रही है। बाकी जुकाम नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कान बंद। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो आपका नाक है ये एक नाली के जरिए आपके कान से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आपकी इन्फेक्शन यहाँ हुई है वो ट्रेवल करके ईयर तक चली जाती है, तो इसका मतलब है इनको इन्फेक्टिव है ये एलिमेंट। इसके लिए एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंटली ENT को दिखाएं और इस कान को मुआयना करवाएं। ये तो नहीं कि उसके अंदर पस पड़ी हुई है, अगर वो पस पड़ी है अच्छा। तो क्या उसको एंटीबायोटिक देनी है? अगर एंटीबायोटिक देनी है, क्या वो इंजेक्शन की फॉर्म में देनी है, कैप्सूल की फॉर्म में देनी है, टेबलेट की, या उसको इंसिजन देना, कट लगाना है? तो ENT विल गाइड, तो इसको ज़रूर चेक करवाएं। वो हजरात जो कि सिगरेट नोशी करते हैं डॉक्टर साहब, क्या करते हैं अपने साथ? बस वो अपनी मौत को दावत देते हैं जी, और क्या नहीं करते अपने साथ। कौन सी ऐसी बीमारी है जो सिगरेट से नहीं होती? नेम एनी डिजीज, हार्ट अटैक से लेके कैंसर तक, होंठ से लेके नाखूनों तक, कौन सी ऐसी बीमारी है जो सिगरेट से नहीं होती, बदकिस्मती से। और ये शायद हम और आप लोगों ने बहुत बता दिया। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वेपिंग भी इसका दूसरा नाम Modern है। जो आ गया। जी बिल्कुल। सो दोनों को किसी सूरत भी हम हार्मलेस या हार्मफुल कंसिडर नहीं कर सकते, दोनों हार्मफुल है हमारे लिहाज से। ठीक है, आपने एक सवाल पूछा था कि सांस के हम असेसमेंट को कैसे कर सकते हैं ना। जैसे हम हार्ट को चेक करना चाहते हैं तो 2-3 टेस्ट हमारे पास है कि हम ECG कर लेते हैं, हम एको करवा लेते हैं, टेस्ट है। तो लंग्स का भी टेस्ट है, अच्छा, उसको हम कहते हैं स्पायरोमेट्री। ये जो स्मोकर है इनको एक दफ़ा वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये करते क्या है, जब हम स्मोकर्स को कहते हैं ना कि जी आपके लंग्स ख़राब हैं, सुन ले स्मोकर्स हजरात, ये टेस्ट लाजमी हाँ करें। जी, सो वो जनाब वो एक्सरे करा के ले आते हैं। एक्सरे तो नॉर्मल होता है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब एवं तुसी सानू गल्ला कर दो, एक्सरे तो नॉर्मल है। जो स्पायरोमेट्री है वो सबसे अच्छा सेंसिटिव टेस्ट है, जो लंग्स के वॉल्यूम आपको बताता है, कैपेसिटीज़ आपको बताता है, और उससे हमें पता लग जाता है आपके लंग्स में काम करने की सलाहियत क्या है। तो स्पायरोमेट्री ज़रूर करवा लें जिनको स्मोकिंग है, उसके बाद वो खुद ब खुद भी हमारे पास आ जाएंगे। कोई ऐसा अगर काम करने की सलाहियत कम है तो फिर आपकी लाइफ क्वालिटी यस, उसमें एक्सपेक्टेड लंग एज भी बताई जाती है कि अच्छा। आपके लंग एज क्या है। ठीक है, और ये टेस्ट आइडियल लंग एज होती क्या है डॉक्टर साहब? वो तो जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। यस, Okay. आफ्टर द एज ऑफ 40
थोड़ा ड्रॉप आता है, लेकिन वो कैलकुलेट करता है अकॉर्डिंग टू योर वेट, हाइट एंड सेक्स, और ये पूरा एक ग्राफ बनता है, इसको स्पायरोमेट्री कहते हैं। तभी मैंने कहा है कि आके करवाएं तमाम हजरात ये टेस्ट लाजमी कराएं और फिर आप जाएंगे डॉक्टर इरफान के पास कि आप जा सकते हैं, फिर तो आपको सिगरेट छोड़ने पड़ेंगे। जावेद साहब है हमारे साथ कॉलर, सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब जी सवाल डॉक्टर, ये मेडिसिन लेने के बजाय हम प्रिकॉशन क्यों नहीं अडॉप्ट करते, ताकि दूसरा है कि हम फौरी तौर पे ना हाई पोटेंसी मेडिसिन नए पेशेंट को देनी शुरू कर देते हैं। इसमें यह है कि सर्दियों का मौसम है, सर्दी में हमें जुराबें और कैप पहननी चाहिए, इससे आप ट्राई कर लें। दूसरा है कि नीम गर्म पानी पीना चाहिए, सुबह के वक्त 1 गिलास नीम गर्म पानी पीना चाहिए, जो कि चाइना की पॉलिसी थी। चाइना की एक मीटिंग भी हुई थी कि सब बड़े बड़े माहिरीन आए थे, एक ने कहा जी मैं एक छोटा नुस्खा बताता हूँ, आप गर्म पानी पीना शुरू करें। आज भी चाइना में गर्म पानी पिया जाता है, हम गर्म पानी नहीं पीते, हम खाने के बाद पानी ठंडा पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, दूसरी चीज़ें खाते हैं। अगर प्रिकॉशन पहले की जाए कि कैप पहनी जाए और जुराबें पहनी जाए और खाने पीने में एहतियात करें। अप्रोच है ना लोगों की अच्छी। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। पानी भी नहीं पीना। जी जी बिल्कुल ठीक जी, अच्छा सवाल है। और हमारी कॉमन सेइंग है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा, इस जो हम वैक्सीनेशन की बार बार बात कर रहे हैं वो एक प्रिवेंशन का एलिमेंट है, और जहाँ तक बाकी बातें नहीं, अब सर्दी में हम में से कोई भी ये नहीं कर सकता कि आप टी शर्ट में बाहर फिरें, तो आपको अपने एक्सपोज एरियाज को कवर करना चाहिए। ये एक कॉमन सेंस है जिस पे हम बात करें, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली चीज़ एडिशन होनी चाहिए प्रिवेंशन में, जो मैं समझता हूँ वो है मास्क का इस्तेमाल। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं उनमें मास्क को भी मैंडेटरी कर देना चाहिए। और जहाँ तक रही बात आपने गर्म पानी की, अच्छा इससे मैं पार्शली इख्तलाफ करता हूँ। गर्म का पानी का मतलब कतन ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा आप उसको हीटेड कर लें। अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसको रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके अंदर का जो सिस्टम बनाया है वो आपके बॉडी टेम्परेचर के साथ कोइंसाइड करने का बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप उसको हीट करेंगे तो उसको जब मैदे तक जाना है तो उसको नॉर्मलाइज होना है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का पानी पिएंगे तो अंदर वो 45 नहीं फील होगा, उसको मैदे तक जाने के लिए अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सिस्टम बनाए हैं कि वो उसको नीचे करेगा। और नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पानी है उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आप जो है वो नहीं पीना चाहिए, वो पीना चाहिए। और बैलेंस डाइट रहे। आप लोगों का मसला क्या है, चैनल पे बैठ के हम लोग देख रहे होते हैं कि जी 1 लाख लीटर दूध जो है वो नाले में बहा दिया गया, तो हमारे पास जो प्योरिटी ऑफ फूड है वो भी एक बड़ा सवाल है। तो बैलेंस डाइट हो, गुड स्लीप हो, प्रिवेंटिव चीजें यूज करें तो आप बेहतर रहें। बिल्कुल जी। मलिक इमरान साहब है हमारे साथ, जी सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है। डॉक्टर साहब मैं ना आज से तकरीबन 7-8 साल पहले मैं काफ़ी यानी कि मेरा वेट जो था ना काफ़ी इफेक्ट था, तो मैं ये गर्म पानी वगैरह यूज़ किया करता था। मैं ये ऑलरेडी मेरी डेली की रूटीन बन गई थी। तो जिस तरह मुझे ये हुआ कि मेरा वेट बढ़ गया, वो 78 से जाके ना तो तकरीबन 2-2.5 साल बाद वो मैंने चेक किया तो वो तो सर मेरा अपना 94 के पास आ गया। फिर मैंने उसको दोबारा रिड्यूस किया करते करते ये गर्म पानी जब मैंने छोड़ा ना उसके बाद मेरा प्रॉपर रेगुलरली मैं अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ गया हूँ। तो फिर ये मुझे बताएं कि मुझे ना इसके एक प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई थी कि मैं जब भी कोई खाना बाजार का या कोई भी खाता था ना तो मुझे खांसी बहुत शदीद आती थी। तो उसके बाद मैं जब गर्म पानी पीता था मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। इसके मतलब मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्म कीजिए सर आप। अच्छा जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले जो कॉलर थे डॉक्टर साहब। जी जी, देखिए गर्म पानी से मुतल्लिक मेरे ख्याल में हमारे बहुत से क्वेश्चंस हैं। हाँ। जो ऑडियंस के माइंड में आ रहे हैं। गर्म पानी मैं पहले एक बात क्लियर कर चुका हूँ कि पानी हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का लेना चाहिए, इसमें हम कोई दो राय नहीं। और आपको याद है होगा कि गाँव में मटका इस्तेमाल किया जाता था ना, तो वो उसका पर्पज़ यही है। और उससे कभी कोई बीमार होते किसी ने नहीं सुना। फिल्ट्रेशन भी, एरेशन सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अगर आप पानी भी ज़्यादा पीते हैं तो टेक्निकली आपकी भूख कम हो जाती है। जी ये क्योंकि आपका मैदा फुल हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये था कि इनको रात को प्रॉब्लम होता है, और ये मैंने आपको पहले भी पॉइंट एक बताया
कि अगर आपको रात को प्रॉब्लम हो रहा है और वो स्टमक की वजह से हो रहा है तो वो भी खांसी कर सकता है। इसका मतलब है कि स्टमक रिफ्लक्स इनको हुआ, और वो क्यों हुआ? क्योंकि ये ओबीज हो गए, मोटे हो गए। मोटे होने की वजह से जो पेट का प्रेशर है वो भी स्टमक को कंप्रेस करता है और एसिडिटी बाहर आती है। ठीक है, पानी पीने से मोटा नहीं बंदा होता। अगर थायराइड हार्मोन का इशू ना हो तो मोटापे की रीजन एक ही है कि इनपुट ज्यादा है, खाना ज्यादा है और आउटपुट एक्टिविटी कम है। इसको आपने इम्बैलेंस करना है अगर आपने वजन कम करना है। ठीक है, और यही एक जनरल रूल है। अगर आप खाना हाफ कर लें और फिजिकल एक्टिविटी डबल कर लें तो मैं ये नहीं समझता कि आपका वजन फिर आपको गर्म पानी की जरूरत भी नहीं रहेगी। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, फूड एलर्जी भी ट्रिगर करती है? हाँ जी, अगर हम एस्थमा की बात करें, बिल्कुल जी, अगर हम एस्थमा की बात करें तो लेस देन 2% एलिमेंट एस्थमा में ट्रिगर होने का फूड होता है। ठीक है, और इसमें वो फूड जो कि स्पेसिफिकली जिसका जिक्र किया जाता है वो है नट्स, और नट्स में भी वॉलनट और पीनट यानी मूंगफली, अखरोट, ये वो दो नट हैं जो कि इसको ट्रिगर कर सकते हैं एस्थमा को। अच्छा, जहाँ तक बाकी चीज़ों की बात रही, जैसे जिसको हम कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, ऐड होते हैं, लाइक जो केचप्स वगैरह होती हैं, ये आपके अपर एयरवे को डिस्टर्ब कर सकती हैं। याद है हमने पहले बात की कि अपर एयरवे, लोअर एयरवे इज वन सिस्टम। सो जब ये ट्रिगर होता है तो वो नीचे भी ट्रिगर अब ये ना डॉक्टर साहब, आपकी मेरी बेटी है 4 साल की, अब वो जब भी फ्राइज के साथ कोई ऐसी चीज केचप वगैरह ले, 1 मिनट में उसका गला खराब होता है। ऐसे ही हो जाएगा। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए। ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक का कहा जा रहा है। इतनी ब्रेक कहाँ से आ गई आज? ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो बहुत सारे घर हमारे ऐसे भी हैं जहाँ पर लोगों ने पेट्स रखे होते हैं, वो चाहे आपने कैट रखी है, डॉग रखा है, बहुत सारे घरों में लोगों ने मुर्गियाँ पाली होती हैं, बर्ड्स पाले होते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी आपको फ्लू और इस तरह के सिम्टम्स, ये एलर्जी का बाइस बनते हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत सारे पाले होते हैं, बहुत सारे हमने बना दिए हैं, जिसको कबूतर कहते हैं, है ना। वो हमारा ऐसा कोई मौलवी किस्म का हमारा परिंदा है कि जिस घर में हो वो समझता है कि वो बड़े अच्छा घर रहेगा, नेक घर होगा। देखिए, ये जो जितने लव बर्ड हैं, पैरट, तोते, पिजन्स, कबूतर और कैट, ये एस्थमा करने और एस्थमा बढ़ाने का बाइस दोनों की प्रोबेबिलिटी इसमें है। अच्छा। तो हम समझते हैं कि अगर आप इवन एलर्जिक राइनाइटिस जिसकी हम बात करें कि स्नीजिंग आना, अगर आपको ये अलामत एलर्जी की हैं तो ये चीज़ें आपके घर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इंटरेस्टिंग, मैं आपको बात बताऊं, ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जिनके सिर्फ खिड़की में कबूतर बैठते थे, उनसे उनको एक ऐसी एलर्जी, इसको आप समझें कि वो लंग्स के अंदर जो आपके एल्वुलाई हैं उसके साथ की एलर्जी है, उसको एचपी कहते हैं, जिससे लंग श्रिंकेज हो जाते हैं, वो भी हो जाता है। एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन लाहौर। लाहौर में बिकॉज ऑफ कबूतर बहुत सी रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो हैं वो ऑन राइज हैं, और ये इसको भी हमें सीरियसली लेना चाहिए। अगर आपको बार बार अलामत हो रही हैं और आपके घर में इर्द गिर्द कहीं आपके मतलब खिड़की, रोशनदान में, या अगर आपने परिंदे रखे हुए तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें, वो नहीं होने चाहिए। मुर्गियां तो हर घर में लोगों ने रखी। हाँ जी, लेकिन मुर्गियों से इंटरेक्शन जो है वो मेरे ख्याल में सिर्फ यही है कि आप उसको फीड करते हैं। मुर्गियां भी हो सकती हैं, वो जो फैंसी जो होती है मुर्गियां, वो ये इस चीज़ का ज़्यादा बाइस बनता है। और व्हाट अबाउट कैट एंड डॉग? कैट्स तो लोगों ने अपने बेड पे बिठाई होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है। डॉग्स के बारे में अभी कुछ रिजर्वेशन है, लेकिन कैट्स इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रिगर फॉर एस्थमा। वो ना एक वो लोगों ने बना लिया है कि भाई ये तो हर घर में फैशन है, बिल्कुल वीडियोस बनानी है, टिकटॉक बनानी है, तो उसको तो लोग अपने बेड के साथ बिठा के बैठे। कैट भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये स्टफ टॉयज है, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी एस्थमा ट्रिगर कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। वो तो मेरे घर में भी है डॉक्टर साहब। नॉट एट ऑल। देखिए, उसको भी प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, ये ज़हन में रखिए। इवन जिन घर में कॉकरोच ज्यादा होते हैं, इंसेक्ट्स, हाँ जी, वो उनमें भी एस्थमा जो है वो भी एस्थमा का बाइस। कॉकरोच जी, कॉकरोच भी वो पास से भी गुजर, वैसे तो मुझे बड़ा डर लगता है उससे, लेकिन वो अगर घर में है तब भी एस्थमा का बाइस बनते हैं। ठीक है। सो देखिए, जो डस्ट माइट होते हैं, जो आपके पिलोज होते हैं, इसी वजह से ये कहा जाता है ना, इनको धूप लगवाएं। जो एक हमारा पुराना कंसेप्ट था, आप देखें ओल्ड, कि सब जो है सर्दी आने से पहले धूप लगवाई जाती थी। तो ये धूप लगाना, इनको स्टफ टॉयज को क्लीन करना और घर को क्लीन रखना सो दैट कॉकरोच ना आए, ये भी आपके एस्थमा को कम करने का बाइस होता है। मुसलसल छींके आना, जी जी, ये एलर्जी है, बीमारी है और बहुत सीरियस बीमारी है। हाँ, कुछ डस्ट हुई, आपको इस तरह से छींके आना शुरू होती है कि 10-15 मिनट वो रुकती नहीं है। बिल्कुल। कुछ मसालों की स्मेल आपको ट्रिगर कर गई। हाँ, आप अक्सर ग्रोसरी शॉप में अगर आप गए हैं
बंद पेटी खोली बिस्तरे रखने के लिए, वो स्मेल आपको ट्रिगर कर गई, ये सीरियस इंडिकेशन जी बिल्कुल, इसका मतलब आपको एलर्जी है, और ये एलर्जी स्नीजिंग आ रही है ना, हाँ। इसकी है, अपर एयरवे की, इसका मतलब इसको ट्रीट करें और उन चीजों से जिससे बढ़ रही है उसको अवॉइड करें। अवॉइडेंस इज द बेस्ट पॉलिसी, और लेकिन इग्नोर ना करें। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये टेंडेंसी है कि हो सकता है आपको इसके बाद एस्थमा हो जाए। डॉक्टर साहब, बहुत लोगों का तो कारोबार ही इस तरह का है ना, काम इस तरह का कर रहे हैं, तो उनको फिर क्या मास्क पहन के रखना है? मास्क पहन, इसके अवॉइडेंस देखिए, किसी बंदे को खुदा ना खास्ता अल्सर और आप उसे कहें कि मिर्चें खाई जाए और अल्सर भी ठीक हो जाए, तो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। निमोनिया क्या है? निमोनिया जी हमारी चेस्ट की इन्फेक्शन है, और कोविड के बाद हमें पता लगा लोगों को, हमें तो नहीं खैर, कि वायरल भी होता है। वैसे नॉर्मली ये समझा जाता है कि ये किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ठीक है, और ये आपके लंग को डैमेज करता है, इससे काफ़ी तेज़ बुखार होता है, खांसी आती है, बलगम आता है, रस्टी कलर स्पूटम होता है, छाती में दर्द होती है, और बुखार को काफ़ी ज़्यादा होता है मरीजों। खतरनाक किस हालत में, या बच्चों में क्या नमूनिया अगर हो जाए बिगड़ जाता है ना, तो बहुत खतरनाक है? बच्चों में नमूनिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग किलर। ओहो। अच्छा, दूसरा ये बड़ों में भी 65 ईयर के बाद भी नमूनिया इज़ द लीडिंग किलर। नमूनिया जो है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इतने अरसे से हम प्रैक्टिस करें, हमारी ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अब हम देख रहे हैं कि नमूनिया की टेंडेंसी बढ़ना शुरू हो गई है, ज़्यादा आना शुरू हो गई, और ये ख़तरनाक होता है। अगर आपकी एज ही 65 से ज़्यादा है तो ये एक रिस्क फैक्टर है नमूनिया के लिहाज से। सर्दी से बचाना है नमूनिया के मरीजों को? सर्दी से बचाना है, और इसकी भी वैक्सीनेशन है, इसकी भी वैक्सीनेशन लगानी है। बच्चों में तो वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के प्लान में है, अडल्ट में नहीं है। अडल्ट में देखिए, मेरी एक और रिक्वेस्ट होगी आपके फोरम से, मैंने पहले भी एक जगह बात की है, प्लीज़ अडल्ट इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन कार्ड पे अपना रोल प्ले करें। आई एम एज अ क्लिनिकल सेक्रेटरी पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी, और दूसरी भी सोसाइटी से मैं इन टच हूँ। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, इस पर बैठ के एक डिबेट करें, और एक बुजुर्गों का भी वैक्सीनेशन कार्ड। चलें जी, लाजमी ये करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा हुआ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं जी।